अच्छा, तो पुश रॉड एनालिसिस जो थी उसका डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट जो है, आप सारे सेटिस्फाइड हैं रिजल्ट का जो मैंने दिया था? जी। अच्छा, अगर मैं दिखा रहा हूँ तीनों में ना एक मिस्टेक थी कि टी सेक्शन नहीं था। अब टी सेक्शन पता है क्या होता है? मैंने एक चीज ड्रॉ करके दिखाई थी, कुछ याद है? नहीं। वो तो रॉड के अंदर इंसर्ट होता है हुक टाइप, जी जी। वो भी ड्रॉ करना था। जाहिर सी बात है, मैंने ऐसी तो बताया नहीं था। चलिए मैं बता देता हूँ कि सिनेरियो था क्या असल में। ठीक है, असल में ये होता है, ये जैसे हमारी ये हमारी वो है, जैसे लेट्स सपोज अभी पुश रॉड है ये। अब पुश रॉड का ये इनर, ये एक आउटर डाया होगा, एक इनर डाया होगा। यही है। अच्छा ये देखें, ये हमारा पुश रॉड है, पुश रॉड में इनर डाया और आउटर डाया होता है। ठीक है, और हम हॉलो रखते हैं, ये सबको पता है ना? भाई मैंने होलो नहीं रखा था। हाँ वो मुझे पता चला, वो तो मैंने देखा, लेकिन अमूमन ये तो पता है ना कि हमारी जो कार थी डबल एन की उसमें हॉलो था। जी जी। ठीक है, जी। तो क्या करते हैं हम, यहाँ हम एक तरीके टी सेक्शन बनाते हैं। अब टी सेक्शन किस तरीके का होता है? शुरू में ये होता है और उसके आगे इस तरीके का वो होते हैं जिसमें थ्रेडिंग होती है इंटरनल। ठीक है, लेट्स सपोज ये, और इसमें आके जो हमारी रॉड होती है, रॉड का जो आउटर पोर्शन होता है जिसमें हमें फिक्स करना होता है, वो आके इसमें इंसर्ट हो जाती है जिसमें आउटर थ्रेडिंग होती है? और ये इस तरीके का, ये समझ लें ऐसे कि ये थ्रेडिंग हुई होती है। ठीक है, और ये इंसर्ट हो जाता है इसमें। तो एक तो ये है कि ये यूज क्यों करते हैं, ये यूज इसलिए करते हैं कि हमारा मटेरियल जो ज्यादा मटेरियल लग रहा हो कम लग जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये चीज बनानी थी, ये टी सेक्शन बनाना था और ये चीज ऐड करके सिमुलेशन करना था। ठीक है, ये तीनों में ये मसला था, मतलब प्रॉब्लम ये थी, हुज़ैफा, सफवान और मुबशिर तीनों में। ठीक है, टी सेक्शन गायब था, फर्स्ट वन टी सेक्शन नहीं था। अब सेकंड वन, मैंने एक चीज बोली थी कि इस पे एनालिसिस के बाद मुझे एक कंक्लूजन चाहिए। अब कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन भी नहीं था। कंक्लूजन में था एक तो कि मुझे बताया जाए कि जो रॉड हम यूज कर रहे हैं उसका मिनिमम डाया क्या होना चाहिए। ये मैंने बोला था। जी ये बोला था भाई, ये समझ नहीं आया था मुझे, मैंने आपसे अच्छा, डिस्कस किया था। मैं इसको यहाँ भी डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन ये चीज ना अगर समझ में नहीं आता तो फिर से पूछ लेता, कोई मसला थोड़ी है। ठीक है, एक डाया और दूसरा मटेरियल का की फेलियर, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, ये दोनों डाया और मटेरियल। अब इसमें क्या बताना था कि आपने एक तरीके की रॉड है, अभी मैंने सिर्फ रॉड बना दिया, पुश रॉड। पुश रॉड पे मैंने आपको डिफरेंट कंडीशंस दी हुई थी कि इस पे वाई एक्सिस में फोर्स लग रही है, इसमें एक्स एक्सिस में फोर्स लग रही है। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्सिस में फोर्स लग रही है। फोर्स लगने के बाद जो इसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेसेस आ रहे हैं। ठीक है, आपको वो चीज जो इसके अपने स्ट्रेसेस है, ये यानी लेट सपोज अभी वो आ रहे हैं ए स्ट्रेसेस आ रहे हैं, और जो आपने मटेरियल सेलेक्ट किया है, मटेरियल सेलेक्ट किया है, मटेरियल का आपने जो वो है यील्ड स्ट्रेंथ वो आपने निकाली होगी। ये तो पता है सबको यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? जी जी निकाली थी। यील्ड स्ट्रेंथ निकाली होगी। तो आपको सिर्फ ये करना था कि ए और बी जो है, यानी ए वो स्ट्रेसेस है जो इस पे बॉडी पे असल में दरामद हो रहे हैं सिमुलेशन के थ्रू, और मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ अपनी, आपको ए और बी को कंपेयर करना था। अगर फर्स्ट करें बी ज्यादा है ए से, तो यानी मटेरियल जो है वो पास हो रहा है, मटेरियल फेल नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक केस आ गया। अगर फर्स्ट करें मटेरियल पास, मतलब डिडंट फेल, और अगर ए बड़ा है तो मटेरियल फेल, मटेरियल फेल। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? इन दोनों में को कंपेयर करना था। हेलो, राइट। इन दोनों कंपेयर करना जी था। जी। इस कंपेरिजन के बाद अगर ये वाला केस आता तो आपको फिर से मटेरियल की विड्थ बढ़ाकर या लेंथ बढ़ाकर या फोर्स तो मैंने कांस्टेंट दी थी, यानी उसमें थिकनेस बढ़ाकर ये फिर से सिमुलेशन करते हैं जब तक ये वाला केस नहीं आया था, यानी मटेरियल पास नहीं होता, जब तक ये चलाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? अब ये देखें, नहीं। मैंने मैंने शायद पिछले उसमें बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आई थिंक सो, शायद मैंने वन लिया था क्या 1.5 बोला था? आई थिंक सो 1 मैंने बोला था शायद, मुझे याद पड़ रहा है। तो वो देख लेगा, मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था। अगर फर्स्ट करें 1 है तो यहाँ बी से ही करेंगे कंपेयर। अगर ये 1.5 है तो बी अपॉन 1.5 से आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये कंपेरिजन हो गया। अगर ये वाला केस आ गया, अब हमारे पास है ए वाले स्ट्रेसेस, यानी फेल नहीं हो रहा। अब ए स्ट्रेसेस को आपने पकड़ लिया। ठीक है, ए स्ट्रेसेस को पकड़ने के बाद आपने फॉर्मूला है फोर्स का यूनिट एरिया। ठीक है, अभी फॉर नाउ आपने आसानी के लिए, सिंपलिसिटी के लिए आपने क्या किया, ये पूरा जब डिजाइन आपने किया होगा तो सॉलिड वर्क पे किया होगा, सबने सॉलिड वर्क पे किया था? जी फॉलो। जी सबने? जी था भाई। ठीक है, सॉलिड वर्क पे किया आपने, सॉलिड वर्क में चले गए, आपने इवेल्युएट में गए। ठीक है, इवेल्युएट में जाकर आपने प्रॉपर्टीज होती है, मटेरियल प्रॉपर्टीज, आई थिंक सो मटेरियल के नाम से या मास प्रॉपर्टीज के नाम से होता है। ठीक है, उसमें गए और आपने उसमें जाकर एरिया देख लिया फॉर नाउ, सिंपलिसिटी के लिए।
ठीक है, आपने एरिया ले लिया और एरिया इसमें रखा। एरिया क्या, एरिया रख के भी कर सकते हैं, और दूसरा चांस है, दूसरा वो ये है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास ये गिवन होगा, यानी ये है ए जो है चल रहा ए, और अभी आपका फोर्स नहीं है तो आप कंपेयर करेंगे ये वाला एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन ये आपने निकाला होगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आपके पास स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन आपने निकाला होगा इसमें एनसिस के अंदर ही आपने इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस के साथ इक्विवेलेंट स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट में निकाला। आता है ना, डिस्प्लेसमेंट में आता है ना जी, आप जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिफॉर्मेशन उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इक्विवेलेंट स्ट्रेन होता है। ठीक है जी जी, हाँ, उसी के अंदर इक्विवेलेंट स्ट्रेन होता है, वहां से आपने स्ट्रेन निकाल लिया। हमारे पास ये यंग मॉडुलस है, आपको सिर्फ जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी एक उसका जो टोटल कंपोनेंट है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, और उसमें आप एरिया निकालेंगे। उसमें एरिया रखेंगे π/4 d स्क्वायर, डी से रेडियस में चले गए, या मैंने डायमीटर मांगा था तो डायमीटर, ठीक है, तो वो चीज़ निकल आएगी आपकी आराम से। तो याद रख समझ में आया ये सब चीज़ें ये किस तरीके से रिलेट हो रही है। ये सिम्प्लिसिटी के लिए है कि इसमें से डाया पता चल जाएगा मिनिमम डाया कितना होना चाहिए। हम मैक्सिमम क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हम अभी कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम मिनिमम की तरफ भी है। अब रही बात सफ़वान आपकी, सफ़वान आपका डिज़ाइन जो था ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। आपने ये कमेंट किया हुआ था उसी के अंदर कि जो पुश रॉड है उसका वेट शुड बी लेसर देन 2 kg। नहीं मैंने नहीं किया था। किधर सफ़वान किसमें? मैं 2 मिनट रुके, मैं आपको वो मटेरियल कंपैरिजन में। मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ। मटेरियल कंपेरिजन, जी आई थिंक सो वही है। 2 मिनट ये ओपन हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। जी, आपने मटेरियल कंपैरिजन के अंदर ही टेबल के नीचे कंक्लूजन है, उसकी सेकंड लाइन लिखी हुई है कि वी आर गोइंग टू यूज टाइटेनियम अलॉय कमर्शियली प्योर ग्रेड 2 टेक्सचर्ड SS because push rod not weighing more than 2 kg. So the maximum cost is in manufacturing the push rod will be $30 to $40. इसमें 2 kg लिखा हुआ है। जी जी 2 kg लिखा हुआ है, ये मोर देन 2 kg वैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि 2 kg से ज्यादा क्यों नहीं हो। नहीं मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ऐसे ही लिख दिया था। सफान देखें, ये जो बिजनेस रिपोर्ट्स होती है ना, बिजनेस रिपोर्ट्स में ईच एंड एवरी वर्ड जो होता है ना उसको हमें जस्टिफाई करना होता है, समझ रहे हैं। जब हम ये FSAE में जाएंगे ना, FSAE में, और फर्स्ट जी। मैंने आपको आगे कर दिया जो मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको दी हुई होगी उसके अंदर, यानी कॉस्ट प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्रेजेंटेशन, उसमें जो जो वर्ड लिखा होगा ना आपके उसके बारे में ईच एंड एवरी चीज जो वो पूछ सकता है वो सब चीजें पूछेगा और आपको उसको जस्टिफाई करना होगा, समझ रहे हैं। तो जी, आपने जी। ये ऐसे ही नहीं लिखना कि 2 kg वेट कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 2 kg होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ये, समझ रहे हैं। तो ये काइंडली जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स भी देखभाल के किया करें, कंक्लूजन भी देखभाल के किया करें, ठीक है। अच्छा, रही बात इसमें एक और चीज, मटेरियल कंपैरिजन के अंदर आपने बोला हुआ है टाइटेनियम अलॉय। आपका मटेरियल कंपैरिजन जो था चार्ट काफी बेहतर था, ठीक है। उसमें एक और चीज आपने लिखा हुआ है टाइटेनियम अलॉय। जी टाइटेनियम अलॉय जी जी अप्रॉक्स जो है इसका कॉस्ट जो है $30 to $40 है, समझ रहे हैं आप। और ये पर मतलब यूनिट, जी जी मटेरियल मतलब रिक्वायर्ड होगा उसकी कॉस्ट। जी, टोटल मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा, समझ रहे हैं आप। कि जी हम अगर बात करें कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ, ये तो कॉस्ट इफेक्टिव है ही नहीं, समझ रहे हैं। टाइटेनियम काफी महंगा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब कितना रखना होता है, क्या कॉस्ट आपके पास इफेक्टिव होता असल है, में होता लिमिट्स है, क्या होती हैं? लिमिट्स नहीं होती। देखें, कॉस्ट इफेक्टिव जो होता है ना वो हम डिफाइन करते हैं ट्रेड ऑफ में। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज मैं मार्केट में जा रहा हूँ एक चीज बेचने के लिए, और उसकी जो उसका जैसा एक प्रोडक्ट मार्केट में है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज बॉटल, एक प्लास्टिक की बॉटल में बेचने जा रहा हूँ, उस ठीक प्लास्टिक है। की बॉटल है 10 रुपए, ठीक है। अब मैं अभी डिजाइन कर रहा हूँ बॉटल, अब डिजाइन बॉटल करते वक्त मैं ये देखूंगा कि अगर मैं 10 रुपए से ऊपर चले जाता हूँ, बॉटल की जो कीमत बन रही है टोटल वो 10 से ऊपर चली जाती है, तो लोग प्रेफर करेंगे दूसरे वाले के पास जाना, ठीक है। दूसरे से खरीदेंगे, हम मुझसे खरीदेंगे नहीं। तो मैं ये करता हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज, बॉटल की अपनी प्रॉपर्टीज और वो जो पैसा है, उन दोनों को कंपेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 10 रुपए से कम में लाऊं, प्रॉपर्टीज भी इतना नलीफाई ना करूँ, इतना कम नहीं करूँ ना, इतनी कॉस्ट कम करूँ, समझ रहे हैं। उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना चाहूँ, ये चीज होती है, समझ रहे हैं? मेरे पास यहाँ पे ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पे मेरे पास मैंने 3 उनको चेक किया था अलॉयज को, स्टील था, एल्युमिनियम अलॉय था और टाइटेनियम था। लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था ना, बेशक, इस वजह से मतलब तभी तो ये आपस में कंपैरिजन करते हैं, समझ रहे हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारी सर्टेन कंडीशंस में अच्छा काम करेगा विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं, ये चीज होती है। असल में अभी ठीक है। आपको शायद पता हो कि FEN जो ये EEN जो है वो FEN में कन्वर्ट हो गई। हमारे पास अभी जी जी जो है ना मतलब ये कि अभी हम फ्रॉम जीरो टू हीरो काम करना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं। अभी हमारे पास जी कोई भी मतलब ये कि हमारे पास अभी स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर का काम चल रहा है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम कम से कम में अभी चले, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो
वैसे ओवरऑल काफी अच्छा था आपका, नॉट बैड। जो चीजें है, एक दो चीजें मैं वो हाईलाइट करूंगा बस, हो गई, ठीक है। आपके उसमें बस एक लास्ट जो वो थी, आपने 2 फाइलें सेंड की थी मुझे, 2 फाइल्स स्ट्रक्चर एनालिसिस की। जो फर्स्ट फाइल थी उसमें स्ट्रेसेस आए थे 8.376 मेगापास्कल, विच इज नॉट बैड, यील्ड स्ट्रेंथ से काफी कम थे, और वो आपका जो मटेरियल था वो पास कर दिया, ठीक है, काफी बेहतर था। और आपने सेकंड फाइल दी थी, उसमें स्ट्रेसेस जो है 345 से ज्यादा आ रहे थे, जो कि आपका मटेरियल फेल हो रहा था, तो आपने, ठीक है, तो आपने जी आपको मैं ये समझ गया। करना चाहिए था कि इसके बाद आप एक वो करते कंपेरिजन कि फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल जो है उसमें आपस में स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो मैं फर्स्ट फाइल की तरफ जा रहा हूँ। फर्स्ट फाइल के बाद ये जो मैंने बताया कि डायमीटर किस तरीके से निकालता है वो निकालना चाहिए था, ठीक है। ओवरऑल जी आपका जी जो टोटल प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छा था, ठीक है। अच्छा, मिस्टेक्स मतलब ये थी कि मैंने एंड में कंपेयर करके नहीं बताया था कि हाँ, डायमीटर कितना होना चाहिए ताकि हमारा मटेरियल फेल ना हो। ये ओ था। अच्छा, इसमें और तो कोई नहीं। आपने जो मैंने पिछला बार बताया था कि ग्रेड आपने बताया था पिछला बार, इस दफा आपने बताया, काफी अच्छा किया आपने, ठीक है। बस और तो कुछ भी चीज़ नहीं है। थैंक यू सफ़ान। मैं ज़रा मुबशिर से बात कर लूँ, मुज़ैफ़ा की ज़रा तबीयत ठीक नहीं चल रही, जी जी तो मुज़ैफ़ा ने लीव कर दिया। मुबशिर, जी वही आपका टी सेक्शन गायब, आपका डायमीटर का गायब, आपने भी इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस जो हैं, अच्छा, आपका मटेरियल कंपैरिजन चार्ट ओवरऑल काफ़ी बेहतर था। उसमें सिर्फ एक गलती मुझे नजर आई, वो ये थी कि आपने ग्रेड ग्रेड शो नहीं करे। हम्म, आपने फिर जी से एल्युमिनियम यूज़ कर लिया, उसमें आगे ग्रेड नहीं है, और उसी के मुताबिक जो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी वो 110 मेगापास्कल लिखी हुई थी, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जो कि अगर ये आपने 1060 आपने एल्युमिनियम का ग्रेड यूज़ किया है तो ये वाले स्ट्रेसेस नहीं होते, यानी यील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। तो काइंडली ग्रेड ऐड करें इसमें। सेकंड, सही। आपने यूज़ किया था AISI 1020, ये यूज़ जी किया था आपने। जी उसमें आपने इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस निकाले थे, स्ट्रक्चर एनालिसिस में इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस 346 आपके आ रहे थे, जो कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है 350 से कम थे, मटेरियल मटेरियल फेल नहीं हो रहा। हालांकि आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अराउंड 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1.0 समथिंग आ रही होगी। हाँ, सेकंड बात यह है कि आपने केस 1 केस 2 यानी वही 2 फाइल आपने शेयर की, लेकिन मसला सिर्फ ये हुआ कि दोनों में आपने सेम डाया सेम लेंथ, यानी कुछ भी चेंज नहीं था मटेरियल दोनों केसेस में, ठीक है। यानी जो ये डिस्टेंस है वो भी वही आ रही थी, जो ये डिस्टेंस बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो आपने उसमें ना मटेरियल चेंज किया था, ना उसमें वैसे लेंथ तो मैंने दी थी, उसमें ना थिकनेस चेंज की थी, ना डाया चेंज किया था। तो आपका जी जी दोनों केसेस में ही एक ही रिजल्ट आया था, 346 मेगापास्कल, ठीक है। और ओवरऑल वैसे जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी बेहतर था तीनों का, ठीक है। और उज़ैफा से जी। मैं बात कर लूंगा बीच में। अच्छा, और कोई बात है इसमें जो ऐड करनी हो? नहीं, और तो कुछ नहीं, वो समझ में आ गया डायमीटर वाला। अब इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा करके भेज दूँ। एक तो दोबारा करिए करके, मैंने अब। जी जी, एक एनालिसिस हो गई ना मतलब इसमें। जी जी, एक एनालिसिस तो हो और गया, ओके। बाकी वो डाया कम करके चेक करना था। जी